किसानों की समस्याओं के ऊपर गजबे सर ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। वो किसानी से जुड़े हुए हैं तो वो बेहतर समझते हैं कि किसानों की क्या-क्या समस्याएँ हैं। वो एग्रीकल्चर के डॉक्टरेट हैं, तो वो बेहतर ढंग से जानते हैं। अ, हम लोग जब किसानों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये सोच मान के चल रहे हैं कि जैसे दुनिया में जो किसान है या कामगार होता है, वो एक क्लास होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इस भारत में, वो शायद किसानों के क्लास का प्रॉब्लम होगा, ऐसी एक समझ बन सकती है। पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारत में किसानी जो है, फार्मर्स जो है, वो क्लास नहीं है, पर वो एक कास्ट के तहत आते हैं। हम जानते हैं कि जो वरना सिस्टम है, उसमें के जो 3 अपर वर्ना जो थे, वो किसानी से जुड़े नहीं थे। जो शूद्र वर्ण था, वही किसानी से जुड़ा था। और आज हम पाएँगे कि प्रेज़ेंट में भी आज वर्तमान में भी जो किसानी से जुड़े हुए हैं, वो लोग कौन हैं? तो वो शूद्रों की शूद्र लोग हैं जो अलग-अलग जातियों में विभाजित हुए थे, जिनको विभाजित किया गया था। वही शूद्र लोग आज किसानी में हम देखते हैं, वही लोग आज किसानी करते हैं। तो ये फार्मर्स की जो समस्याएँ हैं वो एज़ अ क्लास नहीं है, लेकिन उसका जन्म जो है वो कास्ट बेस्ड है और वो ये इस जाति व्यवस्था के वजह से उत्पन्न हुई ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये समस्या किसानों की समस्या अगर उच्च वर्णीयों की होती, तो शायद ये सरकार इतनी उदासीन नहीं होती। किंतु हम मानते हैं कि ये किसानों की जो समस्या है, ये शूद्रों की समस्या है। इसलिए जो सरकार की उदासीनता है, वो सरकार की उदासीनता अ हम स्वीकार करना चाहिए हमें कि ये अ, निरंतर पिछले कई सालों से चलती आ रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। किसानों की जो अलग-अलग समस्याएँ सर ने बताई है, उसमें मैं कुछ और जोड़ूँगा कि किसानों के समस्याओं की कोई कमी नहीं है। किसानों को किसानों को लगने वाला जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है, जिसमें बीज आएँगे, खाद आएँगे, इनके जो भाव है वो दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। या सिस्टमैटिकली किसानों के पास जो उनका खुद का बीज होता था, उस बीज को खत्म किया गया है। और वही किसान जो अपने खेतों में बीज उगाते हैं, वही आज जब बीज खरीदने की बारी आती है तो दुकानों में से खरीदना पड़ रहा है उनको। ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण इस देश में हुआ है। किसान हम जानेंगे कि देखेंगे कि पिछले 30-40 साल के पहले किसान अपना बीज खुद प्रोड्यूस करता था और उसको प्रिजर्व करता था और उसी बीज को वो बार-बार यूज़ कर सकता था। लेकिन आज वो खत्म हो गया है। आज किसान अपना बीज अगर खरीदना है, तो जैसे ही सीज़न चालू हो जाता है, तो वो सारा का सारा बीज कंपनियों का बीज खरीदते हैं, जो कंपनियाँ इन्हीं किसानों के पास उस बीज को उगाती है। सारे इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया है और जो आउटपुट कॉस्ट जो बोल सकते हैं जिसको जो प्राइस मिलती है किसानों को, वो प्राइस बहुत ही धीमी प्रमाण में बढ़ रही है। बहुत ही कम प्रमाण में बढ़ी है और उसका कोई मैच नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि महँगाई दर कैसे बढ़ती है, जो सरकारी कर्मचारी है उनको जो महँगाई कुछ डीएनएस अलाउंस मिलता है, क्या वो मैच हो रहा है हमारे किसानों की जो उपज के जो मूल्य उनको मिल रहा है? तो हम पाएँगे कि इसमें बहुत ज़्यादा तफ़ावत है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो महँगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उनके किसानों की उपज का मूल्य जो है, वो बहुत ही कम मात्रा में बढ़ रहा है और वो बढ़ाने के लिए भी किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है और वो संघर्ष के साथ भी अगर बढ़ता है, तो वो उनका शायद इनपुट कॉस्ट भी कवर नहीं होता। अगर सारी कॉस्ट हम कवर कर लें, उनका खुद का लेबर अगर उसमें जोड़ दें, लैंड का रेंट अगर जोड़ दें, तो ये जो आज उनको मूल्य मिल रहा है, वो उसमें उनका गुजारा भी ना हो पाए। हम देखते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। इस भारत को ये कृषि प्रधान बोलते हैं, लेकिन जब हम भारत के जीडीपी के बारे में बात करेंगे तो हम
हमें पता चलेगा कि भारत के जीडीपी में एग्रीकल्चर और अलाइड जो सेक्टर्स है, उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 15 से 18% के बीच में होता है। तो भारत की 70% पॉपुलेशन जो है वो इस एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। उसमें भी अलाइड सेक्टर्स में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाते हैं जो आज किसानों के पास में नहीं है। वो कंप्लीटली ये वैश्य कास्ट जो बोल सकते हैं या फिर जो भी यहाँ के कैपिटलिस्ट लोग हैं वो उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ एक हल्दीराम का जो ब्रांड आप सब लोग जानते होंगे। तो किसानों को मिलने वाली एग्रीकल्चर की सब्सिडीज का नागपुर में अगर हम देखेंगे तो नागपुर में किसानों को मिलने वाली जो सब्सिडी है जो फूड प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध होती है उसका मैक्सिमम शेयर तो हल्दीराम लेके जाता है। वो किसानों को 70% पॉपुलेशन 15% जीडीपी के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि किसानों की समस्याएं कितनी बड़ी हो सकती है। किसानों के समस्याएं अलग है और ये सरकार जो दे रही है फार्मर्स लॉज के थ्रू, इनके समाधान बहुत ही ज्यादा अलग है। किसानों की समस्या अपनी तरफ है, जो किसानों की जो मांगे है वो अपनी अलग जगह पर है और सरकार जो उनको दे रही है फार्मर्स को लॉज बना के उनको वो बोल रही है कि हम इनके फार्मर्स के समस्याओं के प्रति समाधान दे रहे हैं। वो समाधान किसानों की समस्याओं से कहीं भी मैच नहीं खाते हैं, उनका कोई मैचिंग नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो समाधान वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रूल्स वो जो लॉज वो बना रहे हैं, वो किसानों के लिए और ज्यादा घातक साबित होने वाले हैं। किसानों के भले के लिए बनाए गई इन फार्मर्स लॉज के ऊपर मीडिया में काफी चर्चा हुई है और हम सभी लोग बेहतर जानते हैं कि वो कितने घातक है किसानों के लिए और अल्टीमेटली इस देश की सारी जनता के लिए। तो ये किसानों की जो समस्या है, मेरा मानना है कि ये समस्याएं जो है ये एक डिजाइन के तहत है, ये बनाई गई है। ये समस्याएं जो है ये निर्माण की हुई है, ये बाय डिजाइन है, ये अपने आप नहीं है। इसको ऐसे रखा जाता है और ये बाय डिजाइन ये समस्याएं हैं। अभी ये समस्या हम देखेंगे, कोई भी देश जो होता है वो पहले अविकसित अवस्था में होता है और वहां से जब वो विकसित देश की तरफ विकसित होने की तरफ जब बढ़ता है तो हम पाएंगे कि एग्रीकल्चर में अविकसित देश जो है उनका एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होता है और काफी सारे पॉपुलेशन जो है वो भी उस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उसका काफी ज्यादा होता है एग्रीकल्चर का। लेकिन जैसे जैसे देश विकसित होते जाता है, भारत को आज हम विकसनशील देशों की लिस्ट में मानते हैं, तो भारत में हुआ ये कि विकास की इस प्रक्रिया में भारत विकसनशील तो बन गया, उसने एग्रीकल्चर का शेयर जो जीडीपी में होना चाहिए वो तो रिड्यूस हो गया और वो 15-18% जैसे मैं बता रहा था वैसे उतनी कम लेवल पे आया जो पहले 60% के आसपास हुआ करता था। लेकिन उस प्रपोर्शन में जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन शिफ्ट नहीं हुई। यानी 15% अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है तो ये होना चाहिए कि नियरली 15 to 20% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। लेकिन हम आज भी देखेंगे कि 60 to 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये बाय डिजाइन है। अगर ये एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी कम हो रहा है तो उसको शिफ्ट करना चाहिए, सरकारों ने उसको शिफ्ट करते आना चाहिए और उसके लिए साइमल्टेनियसली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर सर्विस सेक्टर है उनमें अलग अलग नौकरियों का या रोजगारों का निर्माण होना चाहिए था। लेकिन भारत देश में ये नहीं हुआ। भारत देश में सर्विस सेक्टर जो पहले 15-20% हुआ करता रहेगा वो आज 50% के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन उस पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो मात्र 10% के आसपास पाई जाती है। तो जो पॉपुलेशन जो भारत का जो ग्रोथ हुआ है वो ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ बोल सकते हैं इसको, जॉब्स क्रिएट नहीं हुए हैं लेकिन सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ है।
मैक्सिमम हम बाकी देशों में देखेंगे कि जो विकसनशील देश है या फिर जो विकसित देश है, उनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उसका ग्रोथ जब होता है तो वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, उसको अपने आप में उससे निकलने वाली जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर से, उसको संभाल लेता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन भारत में ऐसे उद्योगों का निर्माण नहीं हुआ, जो रोजगार का निर्माण कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को अपने में समा सके। हम ये जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट क्यों हुए ना लोग, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट यहाँ श्रम के ऊपर, जब हम जानते हैं कि श्रम का वैल्यू कम है, यहाँ श्रम को वैल्यू नहीं दिया जाता है, यहाँ जो दूसरों के श्रम पर जो जीवित है, जो दूसरों के श्रम पर है, वो आज यहाँ का रूलिंग क्लास बना हुआ है। वो जो श्रमण है वो शूद्र बने हुए हैं, वो गरीब बने हुए हैं। तो ये कोई अपने आप से तो ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हुए नहीं रहना देखना चाहेगा। तो इनको शिक्षा से वंचित रखा गया था ट्रेडिशनली, ये समाज व्यवस्था के जरिए। और आज हम पाएंगे कि फिर आज नए तरीकों से उस समाज को, वो बड़ी 85% पॉपुलेशन को आज फिर से शिक्षा से वंचित करने की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। आज ये 50 हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी 2 दिन पहले एक टीवी पर आए थे और वो कह के गए कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन देंगे। ये 80 करोड़ लोग जो फ्री में राशन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, जिनको आप दे रहे हो, आप बता रहे हो कि 80 करोड़ लोग आज भुखमरी के कगार पर है, आज वो पॉवर्टी के एकदम निचले स्तर पर है। तो ये 80 करोड़ लोग जो पॉपुलेशन आप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन को आज शिक्षा से फिर वंचित करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। एजुकेशन जो है वो अनअफोर्डेबल हो गया है, सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है और आज कोई भी एक जो आम व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति जो है, आज वो शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसा डिजाइन बन चुका है। और फिर से आप खेती पे डिपेंड हो जाओगे। जो माइग्रेंट लेबर हम कोरोना के काल में शिफ्ट हुए थे, आज अगर वो कहाँ पर है तो हम देखेंगे कि वो फिर से उस खेती पे बर्डन बन चुके हैं। जो गाँव में थोड़ी बहुत बची थी वो फैमिली के पास में, उसमें हो गए हैं। हम देखेंगे बाबा साहब कहते थे कि फार्मिंग करने के लिए एक साइज की जरूरत होती है और उस साइज को अच्छे से खेती अगर करनी है तो हमको कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। और आज हम कैपिटल की रिक्वायरमेंट के बारे में जब जाते हैं, जानना चाहेंगे तो हम पाएंगे कि फार्मर्स को कैपिटल कितना अवेलेबल होता है। फार्मर्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से इन्होंने जो बैंक्स खोले थे गांव-गांव में, आज वो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, मर्जिंग के नाम पे वो बंद हो रहे हैं। यहाँ पर फार्मर्स को जो छोटे-मोटे लोन्स मिलने चाहिए थे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आज कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक या ये जो बड़े-बड़े शेड्यूल बैंक्स है, ये कोई भी आज फार्मर्स को लोन की सुविधा खेती के लिए प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो खेती के लिए पैसा नहीं है तो फिर उनका उत्पादकता अपने आप उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो ये सारे एक सिस्टम के तहत वो किसानों की समस्याओं को निर्माण किया जा रहा है और किसानों के ये जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ये और बड़े क्या है एग्रीकल्चर पे, इसकी भी व्यवस्था हो चुकी है। और सर जैसे बता रहे कि ये जो रूलिंग और गवर्नमेंट का जो डिफरेंस है, ये जब तक जो आज गवर्न हो रहे हैं वो जब तक रूलिंग में नहीं जाते, मुझे इन किसानों की समस्याओं का कुछ अच्छा समाधान मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती है। इसलिए सर जैसे बोल रहे हैं कि किसानों ने समझना चाहिए कि हम यहाँ के मूल निवासी है और इस मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत अपनी एक अलग यहाँ के पॉलिटिक्स में अपना एक अलग अस्तित्व निर्माण करना चाहिए और उस मूल निवासी बनकर हमने इस देश को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए।